Welcome to the Made Educators free classes. Hi students, hope you and your family members are safe. We are about to start Ohm's law. तो हम पहले देख लेते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा। तो पिछले लेक्चर में हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस देखा। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। उसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर सेकंड। और इसको कंबाइन में हम लिखते हैं तो एम्पियर, ठीक है। और करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसे हमने लिखा V। V इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, और उसका यूनिट है वोल्ट, ठीक है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि इस तरह अगर कोई कंडक्टर होता है, उसके अंदर अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, इसके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, तो करंट क्या होगा? इसमें से फ्लो करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है? जब पॉजिटिव को एक जगह पर जब जमा कर देते हैं वर्क डन करके पॉजिटिव चार्ज को, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो करने लगता है, ठीक है। और उसकी वजह से कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। और हमेशा यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लेना कि करंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट ऑलवेज फ्लोज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे हम कन्वेंशन करंट बोलते हैं, ठीक है। और ये फैक्ट है, माना हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है तो उसके आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ। अब हमने ये देख लिया कि करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया कि करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये करंट जो है और ये जो वोल्टेज उसके बीच में क्या रिलेशन है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट करंट पर क्या पड़ेगा, या फिर अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट वोल्टेज पर क्या पड़ेगा, वो हमें नहीं पता। तो वो किसने ढूंढा? वो ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा। उसने ये बताया कि वी जो है वो प्रोपोर्शनल में है किसके? आई के। मतलब क्या हुआ? जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? करंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? और अगर करंट डिक्रीज होगा तो साइमल्टेनियसली वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। तो ये इक्वली प्रोपोर्शनल में है एक दूसरे के। तो जब हम प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं आर। आर क्या है? आर आर रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। और ये एक कांस्टेंट है। हमें पता है जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो जो आता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। उसको क्या उसका क्या काम है? टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। वो रेजिस्ट करता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ठीक है, रेजिस्टेंस की। अब आर इज इक्वल टू, हम इसका आर का यूनिट जो है वो क्या है? यूनिट क्या है? ओहम। बिल्कुल साइंटिस्ट के नाम ऊपर ही रखा गया है, ओम। अब हम देख लेते हैं V और I का ग्राफ, ठीक है। तो V और I का ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि दोनों इक्वली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आई, ये आई ले लेते हैं एक्स एक्सिस ऊपर और वी ले लेते हैं, 1 2 3 अगर ऐसे ले, तो यहाँ भी ये इंक्रीज होता जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, अगर हम पॉइंट से पॉइंट जोड़ते जाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बिल्कुल बनेगा स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। अब हमें पता है जब ग्राफ बनता है तो उसका स्लोप भी ढूंढा जाता है। तो स्लोप किसे बोलते हैं, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो होता है स्लोप। तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा, इसके जरिए भी हम ढूंढ सकते हैं। और दूसरा कौन सा जरिया है, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ये कैसे आया, हमें पता है जब हम स्लोप ढूंढते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। थोड़ा मैथमेटिक्स भी यहाँ आएगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन I। ठीक है, चेंज इन करंट ने चेंज इन वोल्टेज, तो ये क्या हो गया, R। तो ये पॉइंट भी एक नोट कर लो कि जो V वी आई ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इस क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा आर। मतलब इसका स्लोप क्या आएगा, आर। ये इस ग्राफ का रिजल्ट होगा, मतलब स्लोप होगा आर। ठीक है, अब हम ओम्स के लॉ को एक फिगर के द्वारा समझते हैं। ये आ गई एक फिगर। ठीक है, अब तो इस फिगर के अंदर हमें दो प्रैक्टिकल चीजें क्लियर हो गई। एक, वोल्टेज किस चीज से जनरेट होता है, तो वोल्टेज जो है ऐसी बैटरी हमने देखी होगी उससे जनरेट किया जाता है। ठीक है, और करंट का तो हमें पता है, उसको तो छूते ही झटका आ जाता है। और ये तीसरी चीज, ये एक रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन भी है। आप देख सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस का यूज कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस का यूज इस तरह बल्ब बल्ब के अंदर होता है। और इसके अंदर कैसे होता है, तो हमें ये तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब वो फ्लो को रजिस्ट करता है तो उसके अंदर जो मेटल कंडक्टर होता है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वो चमकने लगता है। अब आप बोलोगे कैसे चमकेगा, तो हमें पता है कि हमारे घर के अंदर अगर कोई लोहा हो, उसे अब हम जब गर्म करते हैं तो वो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इसी तरह ये भी चमकने लगता है। लेकिन ये जो मटेरियल जनरली यूज होता है वो होता है टंगस्टन। अब आपको एक और सवाल होगा कि ये टंगस्टन क्यों होता है, तो टंगस्टन इसके लिए होता है कि टंगस्टन हाई टेम्परेचर भी पर भी मेल्ट नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अगर कोई दूसरा मेटल होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो काम नहीं करेगा। तो टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जो मेल्ट नहीं करता हाई टेम्परेचर ऊपर, और ये चमकता बड़ा अच्छा है और चमकता ज्यादा है। आपने देखा होगा घर के अंदर जो बल्ब होता है उसका उसका चमक कैसी होती है। ठीक है, तो उसके अंदर टंगस्टन होता है फिलामेंट के अंदर। तो हमें यह पता चल गया। तो 1 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जब 1 एम्पियर करंट जनरेट करने के बाद जो रजिस्टेंस मिलता है वो 1 ओम होता है। वो क्या, इसे क्या बोलते हैं पता है, ओम्स लॉ। हमने ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन डिफाइन कर दी। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across is 1 volt and current is 1 ampere, then the resistance will be 1 ohm। ठीक है, यही है ओम्स लॉ हमारा। ठीक है, अब एक और पॉइंट देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला है, R प्रोपोर्शनल टू L बाय ए। मतलब अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। अब इससे हमें क्या मिलेगा, जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट फिर आएगा। वो क्या कांस्टेंट है, रो, रो इंटू एल बाय ए। अब ये रो को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट है
और ये कांस्टेंट ही रहती है। ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, जो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। और मेटल्स के अंदर ये लो होती है। मे, मेटल्स के अंदर क्या होती है? लो। और नॉन मेटल्स के अंदर हाई होती है। नॉन मेटल्स के अंदर हाई। इसका जो यूनिट जो है वो है ओम इंटू मीटर। ये ऑब्वियस है, अगर हम इसको कॉमन लेके एरिया को वहां ले जाएंगे और एल को नीचे ले जाएंगे, हमें मिलेगा ओम इंटू मीटर। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये है वो न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम if the resistivity of the material of the wire is 15 to 10 raised to minus 8 micro ohm into meter. Find the length of the wire. तो सबसे पहला अप्रोच हमें रखना चाहिए कि गिवन डेटा लिख लेना चाहिए। इसमें क्या गिवन डेटा है? तो एक रेडियस दी हुई है, r इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10 ओम। फिर क्या दिया हुआ है? रेजिस्टिविटी रो। रो इज इक्वल टू 50 इंटू 10 रेस टू माइनस 8 ओम इंटू मीटर। ठीक है। अभी दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, जो जो भी यूनिट एसआई में नहीं है उसे हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखो ये मीटर है, ये ओम है, यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर ऐसा है जो एसआई यूनिट में नहीं है। ठीक है, तो हम उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? 10⁻²² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 इंटू 10⁻², मीटर। क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1/100 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 10⁻² मीटर। ठीक है। अब हमें ढूंढना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमें ढूंढनी है लेंथ। तो हमें फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। अब हमें एल ढूंढना है तो एल को हम कॉमन लेंगे। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया वहां जाएगा तो आर क्रॉस ए बाय रो। अब हमें एरिया तो दिया नहीं गया, हमें क्या दिया गया है? रेडियस। तो अब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है हमें एक वायर दिया गया है, और ये जो क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर वायर का कैसा दिखता है? एक सर्कुलर शेप होता है। और सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है? ए इज इक्वल टू πr²। ठीक है। तो हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो आर की वैल्यू क्या है? आर इज इक्वल टू 10 ओम इंटू एरिया पाई इंटू r²। r² क्या है? 0.01 इंटू 10⁻⁻, और उसका स्क्वायर अपॉन रो क्या दिया हुआ है? 50 इंटू 10⁻⁸। ठीक है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 0.628 मीटर। ठीक है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 62.8 मीटर। तो समरी क्या है? हमने ओम्स लॉ का पता किया। तो ओम्स लॉ के ऊपर से क्या हमें मिला? V इज इक्वल टू IR। और उसके ऊपर से हमें मिला R इज इक्वल टू V अपॉन I। उसका यूनिट हम लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू ओम। उसके बाद हमने देखा कि V I का ग्राफ वो क्या आता है? एकदम स्ट्रेट। और उसका जो स्लोप है वो क्या आता है? रेजिस्टेंस R। अब रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? R इज इक्वल टू रो
इंटू एल बाय ए, एल के ऊपर, एरिया के ऊपर, और रजिस्टिविटी के ऊपर। रजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।